हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने जेआईबी का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो टू हेल्प यू आउट इन दिस, EduTap has come up with wonderful courses and let me tell you there is a massive price drop on all the courses of EduTap. अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली अवेल आवर कोर्स, जिस पर 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सारे कोर्सेज बीट मास्टर कोर्स या लाइव क्रैश कोर्स, उन पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड द कोड इज सितंबर 80। ठीक है, तो ये सितंबर 80 कोड अगर आप यूज करेंगे तो 80% का डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप या आपके जो नोन है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई ग्रेड बी, आईएफएससी ग्रेड ए, आईआरडीएआई, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए, या फिर इनका कॉम्बिनेशन, या फिर यूपीएससी, ईपीएफओ, एफसीआई, एजी, तो on all these courses EduTap is providing massive price drop and you can save up to 80%। एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, तो फर्स्ट से लेकर 3 सितंबर के बीच ही ये अवेलेबल रहेगा, तो प्लीज हरी अप। इन कोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अब लेट मी वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ संकल्प सीरीज, जहां पर हम आई एंड आईएफएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मनी मार्केट का है और आज से हम मॉड्यूल डी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या क्या पार्ट्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें इनको प्रिपेयर करना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन सारे चीज़ों को इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अब लेट मी टेल यू, ये जो मनी मार्केट का टॉपिक है इसको हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की, ये मनी मार्केट होता क्या है। कॉल, नोटिस, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो एंड बिल रीडिस्काउंटिंग सिस्टम पर एक दो चीज़ें देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, ये यहीं पर मैं बता देता हूँ बिकॉज एक दो पॉइंट्स ही मुझे बताने थे। तो फर्स्टली मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, ये चीज याद रखिएगा, ये बेसिक थॉट प्रोसेस आपका बना रहेगा, तो बाकी सब मॉड्यूल डी में आपका इजी हो जाएगा। गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, अब कोई लोन ले रहा है और उसका टेन्योर क्या है, टेन्योर इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, तो उसे हम मनी मार्केट का पार्ट मानेंगे बिकॉज ये मनी के जैसे ही है, किसी को दिया लिया वापस ऐसा। ठीक है, गिव एंड टेक। तो लेस देन 1 ईयर का टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ 6 मंथ्स ऐसा, तो दैट विल बी ए पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। अब मनी ये 1 ईयर से ज्यादा का होगा तो दैट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है, याद रहेगा। अब बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम ये क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, कोई भी अगर पर्सन है जो लेट से कोई गुड्स सेल कर रहा है, सेंडिंग सम गुड्स टू अ बायर एंड द बायर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट इमीडिएटली, इमीडिएटली उसने पेमेंट नहीं किया, ऐसे बेसिस पर भी गुड्स वगैरह सेल करना, ऑल दिस थिंग्स किए जाते हैं। अब ये सेलर अपना जो बिल है लेट से 100 रुपीज़ का, वो एक बैंक के पास ले जाएगा और बैंक को वो बिल दे के कहेगा कि थोड़ा डिस्काउंटेड वे में मुझे पैसा दे दो बिकॉज आई अर्जेंटली नीड द मनी, तो 90 रुपीज़ ये दे देगा। लाइक आप गोल्ड लोन लेते हैं, यहाँ पे लोन नहीं है, डायरेक्टली पैसा मिल जाता है, ये बिल अब बैंक का हो गया। बायर से कांटेक्ट करके ये जो मनी है वो रिकवर कर लेते हैं, तो पैसा सेलर को देता है एंड सेलर विल गिव दैट एंटायर 100 रुपीज़ मनी टू द बैंक। अब ये तो डिस्काउंटिंग हो गया, ठीक है, 100 रुपीज़ दिया, 90 वापस, तो डिस्काउंट किया गया है, पैसे थोड़े कम कर दिए गए हैं। अब ये बैंक क्या सोच रहा है कि इसके पास ऐसे बहुत सारे बिल्स इकट्ठे हो गए, तो व्हाट विल दिस बैंक डू, इट विल गो टू अनदर बैंक, ठीक है, या फिर सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड ये सारे बिल्स उसको सबमिट करेगा। ठीक है, नॉट फिजिकली, इन बिल्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा विच इज कॉल्ड द डीयूपीएन, डेरिवेटिव यूजेस प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, डीयूपीएन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसपे ये सारे बिल्स जिससे रिलेटेड ये रीडिस्काउंटिंग हो रही है उसका इन्फॉर्मेशन, लेट से 300 रुपीज़ वर्थ ये सारे बिल्स हैं, तो ये 270 लमसम या फिर ऐसा कुछ दे देगा बैंक टू जो है, दैट इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग। ठीक है, ये रीडिस्काउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। डीयूपीएन क्या होता है मैंने बता दिया। इसका टाइम पीरियड 15 टू 90 डेज के बीच होता है। दीज टू आर द फैक्ट्स दैट यू मे बी रिक्वायरिंग, मोस्टली ये एक ही फैक्ट जो एग्जाम में पूछा गया अभी तक। टाइम पीरियड मिनिमम क्या है 15, मैक्सिमम क्या है 90 डेज, ऐसा ऑलमोस्ट रहता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विथ बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। आगे फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये दो तीन फैक्ट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया प्रोसेस एंड रिमेनिंग थिंग्स। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे हम इन चीज़ों को बाकी सब कुछ देखते हैं। तो इफ़ वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द मनी मार्केट, थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया कि ये मार्केट है शॉर्ट टर्म फंड्स को उठाने के लिए, या कोई और अगर शॉर्ट टर्म फंड्स किसी को दे रहा है देन दैट इज कॉल्ड द मनी
मार्केट। तो ये ओवरनाइट यानी कि 1 डे के लिए भी होता है या फिर 1 ईयर तक का टाइम पीरियड के लिए भी। मॉनेटरी पॉलिसी से डायरेक्टली इफेक्ट होता है, बिकॉज मनी मार्केट के जो रेट्स है वो रेपो रेट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही रेपो रेट चेंज किया, मनी मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट्स है, क्योंकि यहाँ पे लोन्स लेना देना का काम चल रहा है, तो दोज इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो चेंजिंग इमीडिएटली। तो ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज डन। क्लोज सब्स्टिट्यूट टू मनी, मनी आप दे रहे हैं ले रहे हैं ऐसे डायरेक्टली गुड्स एंड ऑल एक्सचेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो देना एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल बी गेटिंग सम प्रॉफिट के साथ वापस, ठीक है। तो दैट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट टू द मनी। अब इसके 3 फंक्शंस है मनी मार्केट के। जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स है उसको इक्विलिब्रेट करता है, जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और जो फंड्स दे सकता है उनको मिलाता है। मार्केट का मेन काम ही है ये बायर्स सेलर्स को एक जगह लेकर आना। ऑल्दो ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, बट या जो भी मार्केट है ऑनलाइन या फिर जो भी आप कह लो, तो दिस हेल्प्स इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। दूसरा है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। कोई पैसा बोरो करना चाहता है, कोई कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना चाहती है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, तो दे हैव द ऑप्शंस इन द मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। सेंट्रल बैंक इंटरवीन भी कर सकता है ऑब्वियसली थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड वेरिएशन इन द रेपो रेट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, दूसरा पार्ट। पहला कॉल नोटिस एंड टर्म मनी, इन शॉर्ट यहाँ डिस्कस करेंगे, डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। कॉल नोटिस टर्म मनी इज, कॉल मनी का मतलब होता है 1 डे के लिए कॉल किया, अरे यार थोड़े पैसे चाहिए कल लौटा दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल मनी। दिस इज बिटवीन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई ने एसबीआई से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच होता है। नोटिस मनी 2 to 14 डेज के लिए किसी ने पैसे लिए दिए, ठीक है। अब 14 से ज्यादा 15 to 364 डेज होगा तो दैट विल बी कॉल्ड द टर्म मनी, राइट। सो दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में लिए चलता है। अब नेक्स्ट इज अ ट्रेजरी बिल। अब यहाँ पर क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसे चाहिए तो उसके जो भी बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, दीज बॉन्ड्स आर रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी बॉन्ड्स रिलीज किए जा रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बॉन्ड्स रिलीज करता है और इसमें शॉर्ट टर्म के अगर हैं तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेजरी बिल, एंड लॉन्ग टर्म के हैं देन दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर ये बॉन्ड्स इशू किया जा रहा है तो ओनली लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स इशू करता है, जिसे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाले बॉन्ड्स है। तो इसमें से वन टाइप इज व्हाट, द टी बिल, ठीक है। टी बिल इज द शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई जो बॉन्ड्स इशू कर रहा है इनटू द ओपन मार्केट, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल, ठीक है। सिंपली समझ में आया। तो इसके डिफरेंट टेन्योर्स हैं विच आर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ये 3 टेन्योर्स हैं, ठीक है। 91 डेज के लिए बिल इशू किया जा रहा है। 91 डेज के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको थोड़ा प्रॉफिट के साथ जो अमाउंट बॉन्ड पे लिखा हुआ है वो पैसा आपको देगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 182 डेज, 364 डेज ऐसा, ठीक है। बीच में इंटरेस्ट भी इसमें मिलते रहता है जिसे कूपन कहा जाता है। आई होप यू नो अबाउट द बॉन्ड, वरना हम आगे अभी ट्रेजरी बिल डिस्कस करेंगे तो विल डिस्कस इट इन डिटेल। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट देखिए कहाँ रखते हैं, सेविंग्स बैंक में रखते हैं, कितना आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, यू मस्ट बी नोइंग बेटर, 0 to 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। देन करंट अकाउंट में ऑब्वियसली यू हैव 0% इंटरेस्ट, यू नो दैट। एंड एफडीआरटी में आपको मैक्सिमम 6 to 8% का जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड हो रहा है। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। मोस्टली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं इसको इशू करने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कुछ कैच है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन आपको वो पैसा जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना होता है, टाइम पीरियड के लिए आपको लॉक इन पीरियड रहता है उसका, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो विल डिस्कस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देन अब यहाँ पर हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बॉन्ड्स इशू कर रही है तो उसे क्या कहते हैं। अब अगर ये बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स है, एक तो शॉर्ट टर्म के विच आर कॉल्ड कमर्शियल पेपर एंड दूसरा लॉन्ग टर्म के विच आर कॉल्ड व्हाट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। याद रहेगा ये इस तरीके से, जो ये वाला पार्ट है कि शॉर्ट टर्म के प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा इशूड जो बॉन्ड्स है उन्हें हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक है, विल डिस्कस। रेपो तो आपको पता ही है, आरबीआई से जब बैंक्स लोन लेते हैं तो वो रेपो रेट पे लेते हैं, ठीक है, सिंपल थिंग।
जनरली 1 डे ओवरनाइट बेसिस पे ये लेते हैं। और ये रेपो में कई बार ये ट्रांजैक्शन रेपो रेट पे दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लेते हैं। अब उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कई बहुत सारे ऑप्शंस रेपो में दिए हुए हैं जो कोलेटरल में दिए जा सकते हैं। लोन दिया तो कोलेटरल तो रखना है ना कुछ ना कुछ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स उसमें अवेलेबल है। तो वो इतने सारे ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करूँ कि क्या मैं कोलेटरल में रखूँ। दूसरी चीज उसका सेटलमेंट मैनेजमेंट, उस जो सिक्योरिटीज या कोलेटरल उसका कस्टडी लेना, जो फंड्स है वो सेटल हुए हैं या नहीं, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है। तो ये दो, लेट से बैंक 1 बैंक 2 है, ये एक दूसरे, इसने इसको लोन दिया, इसने थोड़ा कोलेटरल रखा, बट ये कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड। सो दे कॉल अप एन एजेंट, और वो एजेंट जो है उसे ट्राई पार्टी एजेंट कहते हैं। क्यों? ये तीसरा पार्टी बन गया, 1 2 एंड थर्ड पार्टी, दैट इज कॉल्ड द ट्राई पार्टी रेपो। नॉर्मल रेपो ट्रांजैक्शन है, बट ट्राई पार्टी, 3 पार्टीज होते हैं। बिल डिस्काउंटिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं। लेट अस गो डीप, ठीक है। कॉल नोटिस एंड टर्म मनी, इसमें क्या है, ओवरनाइट टू 1 ईयर का बोरोइंग है। कॉल मनी किसे कहा जाता है? 1 डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में से आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में, आते ही हैं, और कहाँ से पूछेगा। तो 2 days इज द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ नोटिस मनी एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 14 days। एग्जाम में यही आता है, नोटिस मनी का मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, मैक्सिमम कितना है, 14। टर्म मनी में 15 days to 1 year, ठीक है, याद रहेगा। अब वेरी शॉर्ट टर्म एंड दैट टू इट इज ऑन अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस। कई बार ये कंफ्यूज करता है, कॉल मनी का पूरा डेफिनेशन दे दिया, फिर लास्ट में कोलेटरलाइज्ड बेसिस लिख देता है। तो कॉल नोटिस टर्म मनी इज अनकोलेटरलाइज्ड, ये लोन जो लिया दिया जा रहा है, देयर इज नो कोलेटरल। पार्टिसिपेंट्स कौन है? बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बॉन्ड्स रिलीज करता है, तो द आरबीआई हैज डेजिग्नेटेड सम सर्टेन एंटिटीज जो इमीडिएटली डायरेक्टली आरबीआई से ये बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। इवन इंडिविजुअल्स कैन बाय, बट देर आर सर्टेन एंटिटीज लाइक एसबीआई इज वन ऑफ द प्राइमरी डीलर। प्राइमरी मीन्स डायरेक्टली जो भी कंपनी है या एंटिटी है लाइक आरबीआई इन दिस केस, उससे आप इंस्ट्रूमेंट्स को बाय कर रहे हैं, तो आरबीआई से बॉन्ड्स बाय करने वाले को प्राइमरी डीलर के डेजिग्नेशन आरबीआई देता है। तो वील डिस्कस मच मोर आगे के चैप्टर्स में, बट ये प्राइमरी डीलर्स, तो प्राइमरी डीलर्स एंड बैंक्स, इन पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वो लोन दे भी सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं, दे कैन बिकम लेंडर्स एज वेल एज बोरोवर्स। बट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंक्स, एनबीएफसी जो है, वो सिर्फ लोन दे सकते हैं, ले नहीं सकते। लेंगे तो फिर डिफॉल्ट करेंगे, ये वो, तो उन पर ट्रस्ट नहीं है, दे कैन जस्ट गिव द लोन। फीचर्स और पोटेंशियल लेंडिंग लिमिट्स यहाँ पर हैं, बोर्ड ऑफ कि कितना, लेट्स से एसबीआई इज गिविंग मनी ऑन कॉल रेट, ठीक है, कॉल मनी पे पैसे दे रहा है, तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ एसबीआई, जो भी ब्रांच है या फिर एसबीआई के हेड है। एक्सपोजर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट, तो आरबीआई के जो एक्सपोजर नॉर्म्स, यानी कि इतना लोन्स ही आपको कॉल मनी बेसिस पे देना है, तो उनको भी फॉलो करना है। देन ये सारा कुछ जो ट्रेड है वो एनडीएस कॉल सिस्टम के ऊपर होता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, इस तरीके का एक ऑनलाइन पोर्टल सा है जिस पर ये कॉल मनी, नोटिस, टर्म मनी लेने देने से रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग विल हैपन एंड द सेटलमेंट्स हैपन। तो सेटलमेंट आरटीजीएस के थ्रू, पेमेंट जो है आरटीजीएस के थ्रू, रीपेमेंट आरटीजीएस के थ्रू होता है। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बोरोइंग लिमिट्स है कि आप कितना बोरो कर सकते हैं। लेंडिंग लिमिट तो हमने देख लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पर किया जाता है। अब बोरोइंग लिमिट क्या है, ठीक है। तो बोरो आप डिफरेंट जो बैंक्स है वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोरोइंग लिमिट्स है, बट बैंक्स का मेनली हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अगर हम इंक्लूड करके देखें, तो कॉल नोटिस एंड टर्म मनी के थ्रू 100% ऑफ द कैपिटल फंड्स, यानी कि इन्होंने पहले कितना बोरो किया उसके बेसिस पर अभी की बोरोइंग डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो 100% कैपिटल फंड्स ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, यानी कि लेट्स से बैंक 1 है, इसने पिछले फ्राइडे को आरबीआई को रिपोर्ट किया, तो ये पूरा जो 2 वीक्स का सेशन है दैट विल बी कॉल्ड द रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, ठीक है। उस पूरे 2 वीक्स में कभी रिपोर्ट किया होगा तो आरबीआई अपना सारा फाइनेंशियल्स, तो दैट पर्टिकुलर उससे पहले के जो 2 वीक्स है वो सारा कुछ कंसिडर किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बोरिंग लिमिट, ठीक है। तो 100% ऑफ फंड्स, जो पूरा एवरेज निकाल के डेली के बेसिस पे कितना फंड्स बोरो किया हुआ है उसका एवरेज निकाल के 100% जितना भी आ रहा है दैट, एंड इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, 125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे, किसी गिवन डे का 125% से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीज़ों को कैलकुलेट करके फॉर्मूला के थ्रू इसको जो है लगाकर देखा जाता है कि कितना अमाउंट आ रहा है, एंड दैट इज द अमाउंट दैट यू कैन बोरो,
टर्म मनी के लिए इंटरनल बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या है। अब पेमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक में कॉल, नोटिस, टर्म मनी तीनों के लिए 100% डेली एवरेज ऑन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट एंड 125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे। ठीक है, टर्म मनी का अलग नहीं है, सेम है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जितना भी उन्होंने, अब इनका बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं होता, दैट इज़ वाई इनके डिपॉजिट के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्रीगेट डिपॉजिट कितना इनके पास है उसका 2% एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका 2% इज समथिंग दैट दे कैन बोरो। देन प्राइमरी डीलर्स के लिए 225%। अब यहाँ पर बोरोइंग या फिर डिपॉजिट लेना या फिर लोन देना या कैपिटल फंड्स उठाना, इससे प्राइमरी डीलर्स ये नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइमरी डीलर्स बैंक सिर्फ नहीं है, देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो विच कैन बिकम प्राइमरी डीलर। तो उनका नेट ओन फंड कितना है, यानी कि इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, तो व्हाट इज द अमाउंट दैट दे यूज्ड, उसका 225% एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डेली एवरेज बेसिस रिपोर्टिंग फोर्टनाइट वो देखा जाता है। सिमिलरली टर्म मनी का 225% ऑफ नेट ओन फंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कितना फंड्स जो है, इसका भी कैलकुलेशन है नेट ओन फंड का, तो कैलकुलेशन के हिसाब से डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है ये वैल्यू, और जितना भी वैल्यू रहेगा इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट उसको कैलकुलेट किया जाएगा। टर्म मनी के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जैसे पिछले साल का मार्च 31 को कितना अमाउंट था ये नेट ओन फंड का वैल्यू, तो उसका 225% निकाल कर ये जो है बोरिंग किया जाता है। दैट्स वन क्वेश्चन फ्रॉम मे 2023 पेपर। प्लीज ट्राई टू आंसर, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So the prudential limit for scheduled commercial banks for transacting as part of call and notice money market is -% of capital funds on a daily average basis in reporting fortnight। तो देख लीजिएगा डेली एवरेज बेसिस है या फिर ऑन अ गिवन डे है। गिवन डे होगा तो 125, डेली एवरेज होगा तो 100%। सो ए इज द राइट आंसर। यस, आपने सही जवाब दिया। अब देखिए जून में क्वेश्चन, ये हर एक साइकिल में ये क्वेश्चन आया है, ट्रस्ट में, आई एम नॉट लाइंग, आया हुआ है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ नोटिस मनी। मिनिमम आता है या तो मैक्सिमम आता है। मिनिमम आता है तो 2 डेज था, मैक्सिमम आया है तो 14 डेज है। इजंट इट? यस, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स मैंने बताया ना आपको, शॉर्ट टर्म के फंड्स अगर चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आरबीआई विल रिलीज द ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो ये पर्पस है शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन को मैनेज करना, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे बिडिंग की जाती है। अब बिडिंग की क्या जरूरत है या ट्रेजरी बिल का क्या मतलब है, ये एक तरह का बॉन्ड है। तो बॉन्ड के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड इज समथिंग जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखा हुआ है, जिसे फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहा जाता है, कि ये पैसा भाई अगर आप ये पेपर आप खरीदेंगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा 100 एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, कुछ टेन्योर होता है। तो बॉन्ड हैज अ टेन्योर, फेस वैल्यू, पार वैल्यू होता है, एंड इस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है जिसे कूपन रेट कहते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि इस लेट्स से एवरी 2 ईयर्स का ये पर्टिकुलर बॉन्ड है, 6 मंथ्स के लिए एक एक कूपन रहता था, एक कूपन फाड़ के दो एंड वो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो भी है वो दे देते थे। तो इस तरीके से, तो ये 6 नहीं वेरी कर सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो कूपन रेट इसीलिए कहा जाता है, इंटरेस्ट जो है एवरी पीरियोडिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये मिलता रहता है। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सिक्योरिटीज उसमें 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है फॉर द कूपन रेट। ये हो गया कूपन रेट। एंड साथ के साथ 100 रुपीज़ का अगर बॉन्ड है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि 100 में सेल हो रहा होगा, ये 99 पे 90 पे सेल हो रहा होगा। तो आपने खरीदा 90 पे बट आपको मिल रहा है 100, तो ये 10 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐसे ही हो गया, साथ में इंटरेस्ट अमाउंट पे मिल रहा है। तो दैट इज द थिंग विद द बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं। तो इसका प्राइस कितना होगा, 99 होगा, 90 होगा, वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग। ठीक है, या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट एंड आरबीआई डिसाइड करके बता देंगे कि भाई इसका प्राइस 90 है, ले लो जिसको लेना है, या तो वो ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट आकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, लोगों ने किस तरीके की बिडिंग की है उसके बेसिस पे। तो दैट इज कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, आगे देखेंगे इस चीज को और डिटेल में। पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सभी कर सकते हैं। एनआरए, ओसीआई, एफपीआई गवर्नमेंट के अप्रूवल के हिसाब से एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं जो चेंज हो रहे हैं आगे पीछे हो रहे हैं उसके हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये 3 टेन्योर के होते हैं, पहले बता चुका हूँ बट लेट मी टेल अगेन कि 3 मंथ्स का 91 डेज, 6 मंथ्स वी कैन से 182 डेज एंड 364 डेज 1 ईयर का, ये 3 ही टेन्योर है। यानी कि आपने 91 डे वाला बिल खरीदा, दैट मीन्स आपने अगर 90 रुपीज़ दिए हैं तो आपको 3 मंथ्स के बाद लाइक 91 डेज के बाद 100 रुपीज़ एंड बीच में इंटरेस्ट का जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये है।
ठीक है। और ये T+1 बेसिस पे सेटल होता है, लाइक आपने आज खरीदने का डील स्ट्राइक किया कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो बाय नेक्स्ट डे इट विल बी वो आपका जो ट्रेजरी बिल है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। सेटलमेंट नेक्स्ट डे तक होता है T+1, ठीक है, टुमारो नेक्स्ट सेटलमेंट इसे कहा जाता है। मिनिमम आपको 10,000 रुपीज़ डालना होगा एंड इसके मल्टीपल्स है 20,000 30,000 ऐसे करके, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव बेसिस पे होता है जो मैंने बता दिया। ये डिस्काउंट कोट किया जाता है एंड आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है इस पे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब नॉन कॉम्पिटेटिव बेसिस जहाँ पर डायरेक्टली आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उस पर्टिकुलर ट्रेजरी बिल का बॉन्ड प्राइस होगा वो डिसाइड करके आपको बता देता है, एंड इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स एंड कुछ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स लाइक नेपाल, भूटान, रशिया जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स है वो बैंक्स को भी हम सेल करते हैं। इंडिविजुअल्स भी बाय कर सकते हैं बट इस पर एक लिमिट है। नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि प्राइस पहले बता दिया, तो देर इज अ लिमिट कि आप 5% से ज़्यादा आपका लॉट नहीं किया जाएगा। लेट्स से 100 बिल्स को जो है आरबीआई ने रिलीज किया, अभी 100 में से 5 जो बिल्स है वो ही अलॉट होंगे टू द इंडिविजुअल्स एंड बाकी 95 बाकी ये ऊपर जो दिए हुए हैं उन सभी को अलॉट होंगे, ऐसा लिमिट है। बट कॉम्पिटेटिव बेसिस में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, सेम पार्टिसिपेंट्स है बट देर इज नो लिमिट। और ये सारा कुछ आपका ई कुबेर नाम के आरबीआई के एक प्लेटफॉर्म पे होता है विच इज कॉल्ड द कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आरबीआई। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि आरबीआई का सीबीएस का नाम क्या है, ई कुबेर, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर। अगर ये ई कुबेर के थ्रू नहीं हो रहा है तो फिजिकल बिड्स आप जाकर आरबीआई में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिडिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग मीन्स ऑक्शन होता है। किसी ने कहा 90, किसी ने 99, तो बेस्ट, सबसे ज़्यादा लोगों ने 92 कहा, तो बेस्ट प्राइस जो भी आरबीआई को लग रहा है 92 नहीं 93 रखते हैं, तो आरबीआई विल गिव दैट एंड उसके आसपास जिन्होंने बिडिंग की है या फिर एग्जैक्टली उस प्राइस पे जिसने बिडिंग की है आरबीआई विल डिसाइड एंड उनको अलॉट कर देता है, ऐसा, ठीक है। कैन यू जस्ट आंसर दिस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल? लेट मी टेल यू, ये भी अगेन एंड अगेन हर एक साइकिल में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर इट वेल। 91, 182, 3, 274 या 364 डेज कौन सा टेन्योर नहीं है? यस एग्जैक्टली, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि जैसे आपको डिपॉजिट्स रखने हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको एफडी आरडी में 7 to 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो बैंक्स में या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको ये मिल सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू, ठीक है। बट आपको ये पैसा जो है लॉक इन कर देना होगा, मिनिमम अमाउंट है यानी कि 5 लाख या उससे ऊपर ही आप अगर पैसा डालेंगे तो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन इश्यू कर सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे इशू कर सकते हैं। तो इसमें से एक्चुअली जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है? जो स्पेसिफिक एरियाज में पूरे इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, लाइक नैपफिट जो कि फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वी हैव सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को हेल्प करता है, नाबार्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने वाला, एक्सिम बैंक है विच सपोर्ट्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो एट डिस्काउंट इशू किया जाता है, यानी कि 100 रुपीज़ का है तो 90 में खरीदो एंड देन यू विल गेट 100, ऐसा। तो टेन्योर इसका 7 days to 1 year का है, 1 day नहीं 7 days से स्टार्ट होता है, मिनिमम 7 days होगा एंड देन 1 year तक, 3, 6, 12 months जो है फेमस है। किसको इशू किया जाता है? आप खरीद सकते हैं, आप में इंडिविजुअल्स, यस, माइनर्स को नहीं, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, एसोसिएशन, एनआरआई, एनआरआईज भी खरीद सकते हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। तो 5 लाख मिनिमम अमाउंट है एंड उसके मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक 5 देन 10 15 20, ऐसा, ऐसा नहीं कि 7 lakhs वाला है, नहीं, 7 lakhs का आपको नहीं मिलेगा, 5 के मल्टीपल्स में आपको ये मिलेंगे। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे आप क्या लोन ले सकते हैं? अगर आपने एफडी आरडी किया हुआ है तो आपको पता है कि एफडी के ऊपर आपको लोन मिल जाता है ना, कितना अमाउंट है और फिर एफडी के फाइनल अमाउंट में से वो कट हो जाएगा या फिर आप प्रीपे करेंगे जो भी है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे क्या ऐसा ही लोन मिल सकता है? क्योंकि मेरा पैसा तो आपके पास है नहीं, ठीक है, इट इज़ नॉट अलाउड एंड देर इज़ अ बाईबैक पीरियड ऑल्सो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, तो आपके पास एक गैप होता है 7 days का वेर यू कैन रिटर्न इट, ठीक है। इट इज़ लाइक
द रिटर्न पॉलिसी 14 डे 15 डे रिटर्न पॉलिसी होता है ना जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, वैसे ही ये रिटर्न पॉलिसी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे। नेक्स्ट थिंग इज द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एज आई टोल्ड यू शॉर्ट टर्म का बोरोइंग है कॉर्पोरेट्स यानी कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। आरबीआई ने 1990 में इसे लॉन्च किया था। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इसे कहा जा सकता है बिकॉज इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट, कोई कोलेटरल इसके पीछे खास नहीं होता है। एट डिस्काउंट लॉन्च किया जाता है, एज वी नो 100 का है तो 90 रुपीज़ में आप इसे खरीद सकते हैं, ऐसा रहता है। एंड ये कौन इशू कर सकता है? हु कैन इशू? कंपनीज, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो हम अभी आगे देखेंगे। स्टैंड अलोन बेसिस पे इसे इशू किया जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कंपनी है या लॉन्चिंग शेयर्स इनटू द मार्केट तो यू हैव टू डू ऑल ताम झाम सबको, लाइक एलआईसी का आईपीओ आया था, कितना ज़्यादा ताम झाम हुआ था, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं। स्टैंड अलोन आप शांति से भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। और वो इशू जो है या तो जनरल पब्लिक या फिर यू कैन इवन प्लेस द कमर्शियल पेपर विद सम पर्टिकुलर अदर कंपनी। अब कंडीशंस क्या है कमर्शियल पेपर के, लेट्स हैव अ लुक। तो इसे स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा, एनी फंड बेस्ड फैसिलिटी अवेल्ड टू फ्रॉम बैंक एंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके तरह ही इसे भी स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर है वो जो लिया उससे उसके थ्रू पैसे लिए जा रहे हैं, तो लाइक आपने लोन किसी बैंक से लिया हुआ है तो उसे स्टैंडर्ड एसेट माना जाता है अनटिल एंड अनलेस इसमें डिफॉल्ट के साइंस ना दिखे, तो वैसे ही इसे भी स्टैंडर्ड एसेट माना जाता है। कौन इशू करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियंस, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट जो भी इंडिया में है इनकॉर्पोरेटेड एज पर एनी एक्ट और लॉ, वो इशू कर सकता है। कंपनीज इशू कर सकते हैं जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो एंड आरबीआई फेमा के थ्रू परमिटेड होना चाहिए। और ये रिलेटेड पार्टीज के लिए नहीं, लाइक एसबीआई, लेट्स से एसबीआई जो है फैक्टरिंग, उसका कुछ उसका एक सब्सिडियरी है, इसको सारे जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो दे दे रहा है या फिर उसके लिए ये कमर्शियल पेपर्स लॉन्च कर रहा है। नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, तो रिलेटेड पार्टीज के लिए इस तरीके से आप जो है नहीं इशू कर सकते, यानी कि एसबीआई ने इशू किया, एसबीआई फैक्टरिंग ने खरीद लिया, ऐसा नहीं कर सकते। और कंपनीज जो जिनका नेटवर्थ 4 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो, दे आर एलिजिबल फॉर दिस। अब बहुत ही बढ़िया इसके जो है रिक्वायरमेंट्स है जो आपको याद रखना होगा। आप अगर एक कंपनी है एंड यू वांट टू लॉन्च द कमर्शियल पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू पीपल, तो आपका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग टेल्स द क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपने किस तरीके से फाइनेंशियल बिजनेस किया हुआ है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, वेदर यू हैव रिटर्न मनी, और पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए तो उस पर आपने किस तरीके से पैसे रिटर्न किए। तो एटलीस्ट मिनिमम आपका A3 जो है क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। और जो भी आपका इशू साइज अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो दो कंपनीज या दो डिफरेंट एंटिटीज से एटलीस्ट आपको एक क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, सिंगल से लेने काफ़ी नहीं है। लेट्स से एक कंपनी ए है, इसने इशू किया है एंड इसका 1500 करोड़ का कमर्शियल पेपर्स इसने इशू किए हैं, तो ऐसे में इसे दो कंपनीज से लेट्स से S&P से ले लिया एंड इंडिया में क्रिसिल है उनसे भी ले लिया, इस तरीके से दो डिफरेंट कंपनीज से इन्हें क्रेडिट रेटिंग करवाना होगा एंड उसे शो करना होगा। एंड जो भी इनका टेन्योर है इट इज़ जस्ट लाइक द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 days to 1 year। और क्रेडिट रेटिंग की वैलिडिटी अगर 6 months की है, आप 6 months के अंदर अंदर ही ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। और ये जो भी लिमिट्स है वो सेट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उस कंपनी के हैं एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से ये लिमिट सेट किया जाता है कि कितना टाइम पीरियड के लिए होगा, कितना अमाउंट होगा, ये सब कुछ। ओवरऑल जो भी कंपनी उसका नेट ओन फंड का 100% से ज़्यादा वो बोरो नहीं कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, रजिस्टर्ड बॉडीज, एनआरआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो सभी इसे खरीद सकते हैं। साथ के साथ इसका बायबैक पीरियड 30 days का है। तो आपको याद है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसका बायबैक पीरियड कितना था? Yes, it was 7 days. This is 30 days. अब minimum deposit that can be accepted by from a single user certificate of deposit के ऊपर वो कितना होना चाहिए? तो the answer is B, 5 lakhs, isn't it? Which among the following cannot issue certificate of deposit? ये भी मैंने आपको clearly बताया था, याद है? Please pause the video and try to answer. Yes, so the correct answer is C. Cooperative banks cannot issue the certificate of deposit. And finally we have repo rate and triparty repo. Repo का हमें पता है आरबीआई, लेट्स से बैंक वांट्स टू टेक सम लोन, तो आरबीआई ये पैसा देगा एंड बैंक विल कीप द कोलेटरल। सिंपल चीज़ है,
क्या क्या एलिजिबल कोलेटरल हो सकता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ईटीएफ, डेट यूनिट्स, जो भी किसी कंपनी ने, बैंक ने जो है कहीं बाहर कंट्री से लेट से कुछ डेट्स लिए हैं, कुछ जो है पैसे लिए उठाए हुए हैं, तो वो भी उसके जो पेपर्स है वो सब भी रख सकते हैं। और अपना या सब्सिडियरी के शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह उनको यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से एसबीआई वांट्स टू टेक द लोन एंड एसबीआई के खुद के शेयर्स वो कोलेटरल पे रख दे रहा है आरबीआई के पास, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। लोकल अथॉरिटी के जो शेयर्स वगैरह का, सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स वगैरह, वो सब अलाउड है। अब पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? लिस्टेड कॉर्पोरेट, अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बाकी आरबीआई जो अप्रूव करेगा वो सब पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। देयर इज ऑल्सो रिवर्स रेपो, जहाँ पर कई बार ये होता है कि आरबीआई के पास बैंक अपना एक्सेस मनी रखता है, तो रिवर्स रेपो आरबीआई फिर थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पैसा देता है। इसमें आरबीआई भी अपना कोलेटरल जो है बैंक के पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। एंड सीआरआर एसएलआर को, जो कि रिजर्व है जो बैंक मेंटेन करता है, उनको एडजस्ट ऊपर नीचे करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। द फाइनल थिंग इज द ट्राई पार्टी रेपो, 2017 में लॉन्च किया गया था। यू कैन सी हियर बोरोवर लेंडर तो है, लेकिन इनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई चीज़ों से रिलेटेड, सो दे कॉल वन एजेंट इन बिटवीन कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो। अब किन चीज़ों से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है? यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दे दिया आपने कोलेटरल के, हाउ टू सेलेक्ट द कोलेटरल, विच वन इज द बेस्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट किस तरीके से होगा? पेमेंट तो कर दे रहा हूँ, बट वो रीच हो रहा है कि नहीं, सेटल हो रहा है कि नहीं। देन कस्टडी एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी पैसे जा रहे हैं एंड जो भी सिक्योरिटीज रखे जा रहे हैं एज कोलेटरल, तो उन सभी को मैनेज कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, किसके पास रखा जाएगा फॉर द इंटरमीडिएट टाइम, सेफली रख रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ये 3 फंक्शन जो है एजेंट निभाता है। व्हाट आर दोस? कोलेटरल सेलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट। आई होप याद रहेगा। अब एजेंट के फंक्शंस हमने अभी तो डिस्कस कर लिए। एजेंट का कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर कोई कुछ चीज़ इधर उधर होती है कुछ है, तो एजेंट का लायबिलिटी नहीं है। एजेंट को खुद उसके जो मनी है, पैसा है, वो उसे मिल जाना चाहिए। कोई डिफॉल्ट होता है तो दैट इज नॉट द लायबिलिटी, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंट। एंड कौन से अप्रूव्ड एजेंट्स यहाँ पर इंडिया में है? सीसी आइलैंड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 अप्रूव्ड हैं। तो कौन कौन एजेंट बन सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये सब एजेंट बन सकते हैं जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के अंडर ये सब कुछ दिया होगा। एंड आरबीआई के थ्रू ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा अगर आपको एजेंट बनना है तो। इनके पास पेड अप इक्विटी कैपिटल एटलीस्ट 25 करोड़ का होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सेक्टर में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए ताकि इन चीज़ों को ये मैनेज कर सके। मेनली ये एग्जाम में आता है एंड ये नंबर आता है कि कितना इनके पास कैपिटल यानी कि पैसे होना चाहिए इनिशियली इस तरीके से एजेंट बनने के लिए। एटलीस्ट 25 करोड़ होने चाहिए विच डेडिकेटेडली इस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो असाइन करके साइड में रख रहे हो। कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट सेटलमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट, 3 चीज़ें ये कर सकते हैं। अब जून 2024 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्राई पार्टी एजेंट? कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट सेटलमेंट एंड कस्टडी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर दिस। सो होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। पढ़िए अच्छे से एंड ट्राई टू आंसर। अब यहाँ पर ये जो है, तो आई थिंक ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, बट या यू कैन सी कि यहाँ पर जो ट्राई पार्टी एजेंट है इसके 3 फंक्शंस, कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट सेटलमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब दे ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, IRDAI के कितने नंबर ऑफ होल टाइम मेंबर्स है? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, S3 बोकी में I5 जो है लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो I5 इज द नंबर ऑफ होल टाइम मेंबर्स, तो हियर इट विल बी 5। ठीक है, एंड पार्ट टाइम मेंबर्स दोनों में कितने हैं? 4। ठीक है, याद रहेगा, ये नंबर पूछ लेते हैं, तो प्लीज रिमेंबर। एंड लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू दैट देयर इज अ मैसिव प्राइस ड्रॉप ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ एडुटैप। लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए ये है, 1 से लेकर 3 सितंबर के बीच। और अगर आप JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड September 80 which will give you 80% discount on all the courses of EduTap, not just that courses of JIB जो EduTap पे, नॉट जस्ट दैट, अगर आपके नॉन SBI PO IBPS RRB RBI ग्रेड बी, IFSCA ग्रेड A, IRDAI नाबार्ड सेबी ग्रेड A, या फिर इनका एक कॉम्बिनेशन UPSC EPF या FCI AG3 में ये एग्जाम दे रहे हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर, तो वी हैव वंडरफुल कोर्सेज जिन पर
हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट्स जो है ऑफर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। सभी कोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड दीज आर द कोड्स दैट यू कैन यूज टू गेट दीज डिस्काउंट्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू, अगर आप JIB एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन EduTap इज प्रोवाइडिंग वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू एंड द मोस्ट रिकमेंडेड वुड बी कि आप हमारा मास्टर कोर्स जो है उसे ऑप्ट करें। तो ये मास्टर कोर्स के थ्रू आप कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो कॉम्प्रहेंसिवली सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर होंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs हैं, चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज नोट्स एंड जो भी पेपर्स आपके हैं चारों पेपर्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं एंड एग्जाम से पहले रिवीजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइव क्लासेस के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है। 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स यहाँ पर है एंड यू कैन यूज सितंबर 80 एंड जो भी कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 75 to 80% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। प्रेजेंटली सितंबर 80 कोड है, तो फटाफट से ये चांस मिस मत करिए एंड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। अब ये तो कंप्लीट चारों पेपर्स का हो गया। लेट्स से आपको इंडिविजुअली चाहिए IIFS, PPB, AFM, RBWM, ये भी अवेलेबल है। वी ऑल्सो हैव अ लाइव क्रैश कोर्स बैचेस रनिंग। तो चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे तो इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स, ये सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ये भी इसमें भी अवेलेबल है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली विल बी टॉट। तो यहाँ पर 6 मंथ्स की वैलिडिटी का है। यू हैव द code also which you can use to get the discount. Okay, and also if you have any other query you can always call us on this number 8146207241 या फिर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in and resolve your query. Wishing you all the best. Thank you so much.